याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रिपीट करना। तो हालांकि हम पूरी तरह से रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन संक्षेप में कल जो हमने बताया था उसे रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने इसका उपचार के बारे में बताना चाहा, लेकिन टाइम नहीं था। पहले जाने पित्त प्रकृति के बारे में। पित्त प्रकृति से संबंधित उपवास और चीजों के बारे में हमने कल जाना था। आज थोड़ा सा फिर से जाने पित्त प्रकृति के बारे में। वात, पित्त और कफ नाम से तीन टर्म आयुर्वेद में माने जाते हैं। यह इसका आधार होता है। इसका मतलब यह है कि शरीर तीन तरह का होता है, वात, पित्त और कफ। तीनों तरह के शरीर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उसे देख करके आराम से जाना जा सकता है, अपने बारे में सोचा जा सकता है कि मेरा क्या होगा। लेकिन केवल एक प्रकृति नहीं होती है, तीनों प्रकृति होती है शरीर में। हाँ, जो प्रकृति ज्यादा होती है उसे ही मूल प्रकृति माना जाता है। शरीर तीनों प्रकृतियों से बनता है, लेकिन जो प्रकृति ज्यादा होती है, जिसके लक्षण ज्यादा होते हैं, उसे अपना मूल प्रकृति माना जाता है। जैसे मौसम के आधार पे सरलता से समझें, तो जो वात प्रकृति का व्यक्ति है, पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसे गर्मियों में बहुत अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है। उसे गर्मी भी ज्यादा लगती है, और गर्मियों में होने वाली समस्याएं भी ज्यादा होती हैं। और जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, उसे ठंडियों में अच्छा लगता है, खूब मजा आता है, उन्हें ठंडी कम लगती है। ये तो व्यवहारिक एक लक्षण हो गया जो मौसम के अनुसार है। और व्यवहारिक लक्षण बहुत सारे होते हैं। जैसा हमने कल बताया था कि ऐसे लोगों की आंखें ना बहुत बड़ी होती ना छोटी होती हैं। आंखों में पीलापन होता है, धारियां होती हैं बिजली की तरह, बाल हल्का लालिमा युक्त होता है, अक्सर बाल आगे से कम हो जाता है। अक्सर इन्हें त्वचा की बीमारियां रहती हैं छोटी छोटी। और खास तौर पे जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, गर्मी के बाद बरसात होती है, तब उनकी त्वचा की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन जब ठंडी के बाद गर्मी आती है, तब भी उनमें लाल लाल दाने होना, पित्त बढ़ जाने से घबराहट होना, नींद ना आना, उनके भीतर B12 और D3 की कमी होना। क्यों? क्योंकि यह है पाचक पित्त। कल हमने 5 तरह का पित्त बताया था, फिर उसे बताएंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। जो पाचक पित्त होता है वो पेट में होता है। वो खाना पचाने का काम करता है, प्लस खाने में जो खराब चीजें बनी, जिसे आयुर्वेद में किट्ट कहते हैं, उसे नीचे कर देता है। और जो अच्छी चीजें हैं उसे ऊपर कर देता है। जो काम की चीजें हैं उसे हमारे शरीर में दे देता है, और जो बेकार की चीजें हैं उन्हें नीचे कर देता है, आंतों से बाहर। यह जो पेट का पित्त है, जो पेट और आंतों से जुड़ा रहता है, दो जगह पे होता है। एक तो पेट में रहता है, पेट के निचले हिस्से में। दूसरा आंतों के मध्य भाग में। जो छोटी आंत होती है वो बड़ी लंबी होती है, नाम उसका छोटा होता है। लंबी होती है, करीब 18 से 20 फीट लंबी होती है। उसमें तीन हिस्से में बटी रहती है। अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा छोड़ दीजिए, तो जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी में पित्त होता है, जो खाना पचाने का काम करता है, बीच वाले हिस्से में। और बायोलॉजिकली देखें तो बीच वाले हिस्से में कांटे लगे रहते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। वो कांटे भोजन को तोड़ते हैं। जो भोजन हम मुंह में नहीं चबा पाए हैं पूरी तरह से, वो आंतों में तोड़ा जाता है, जितना तोड़ पाती है। इसीलिए खाना खाने के बाद कुछ लोग थक जाते हैं या थकान फील करते हैं, क्योंकि जब आप मुंह में नहीं तोड़ेंगे तो आपका पेट उसे तोड़ेगा। और जब ऊर्जा पेट में लगेगी तो सारा ब्लड स्प्लीन पेट की तरफ खींचती है। जब स्प्लीन सारा खून खींचती है तो दिमाग से भी खून खींचता है। इसलिए खाना खाने के बाद नींद या थकावट लगती है। अगर खाना खाते समय बहुत चबाने पर ध्यान दिया जाए, खूब चबाया जाए, तो खाना खाने के बाद उतनी थकावट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो पित्त है, पाचक पित्त, वो हमारे पेट में होता है, पेट के निचले हिस्से में। इसके अलावा हमारी आंतों में होता है। अब पेट कहाँ होता है और आंत कहाँ होती है? जिसे हम लोग हाथ रख के कहते हैं पेट है, वो पेट नहीं होता, वो आंत होती है। नीचे नाभि के चारों तरफ आंत होती है, वो पेट नहीं है। पेट, ये हमारा जो लीवर है ना, इसके जस्ट पीछे इधर से बाएं साइड से जो फेफड़ा है, जिधर हार्ट है, इसी के नीचे से घूम के नीचे की तरफ एक नली जाती है। एक बार मैंने, बहुत पुराना जो कोई होगा इसमें उसको मालूम होगा, मैंने सारे कपड़े उतार के यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नक्शा बना दिया था पेट पे।
सारे अंगों को बताया था कौन सा अंग कहाँ है, कैसे काम करता है। तो आज उस मोड में नहीं है। लेकिन जान लीजिए कि ये जिधर हमारा हार्ट होता है, पेट इधर से ही शुरू होता है, एक टेढ़ी नली होती है। लेकिन पेट फैलता है, पिचकता है। इसी वजह से जी भर के भर लेते हैं कभी कभी हम लोग। उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, जो लोग मोटे होते हैं उनका पेट को फैलने के लिए जगह ज्यादा मिलती है। उनके पेट की जो झिल्ली है उसको फैलने का स्पेस ज्यादा मिलता है। इसीलिए कई बार मोटापा ज्यादा होने पे भूख बहुत तीव्र लगती है। मतलब बहुत तेज भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होती, अगर शरीर पहले से फैला हुआ है तो। यह एक जनरल बात है, लेकिन ये सही है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना कि जो पेट का निचला हिस्सा है, एक तो पित्त वहां होता है जो पाचक पित्त होता है, दूसरा हमारी आंतों में होता है। जब ये हमारे भीतर कम ज्यादा होता है तो हमारे भीतर मोटा मोटा जो लक्षण आते हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी थोड़ा सा पित्त के बारे में और जान लेते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति की मेमोरी सामान्य होती है, याद भी कर सकता है, भूल भी जाता है। व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसे लोग थोड़े से तीव्र होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो कहीं पे भी रहेंगे तो वो थोड़ा सा बॉसी जैसा नेचर होता है, कि मतलब मालिकाना हक जताना चाहते हैं, या अपनी बातों को लोगों से कहना चाहते हैं। वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, खास तौर पे कहना चाहते हैं। नींद उनकी गहरी नहीं होती है। मन चंचल होता है। मन एकाग्र तभी हो सकता है जब ये अनुशासन में रहें। सब कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते कुछ, जब तक कि डिसिप्लिन में नहीं आते। अगर इनको डिसिप्लिन में रखा जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें वात जितनी चंचलता नहीं होती। और इसमें जो प्रकार है अभी उसके आधार पर जानेंगे तो मालूम होगा कैसे यह व्यक्ति आगे जा सकता है। इसके अलावा भोजन पचाने की क्षमता ठीक ठाक होती है, कुछ भी खा के पचा सकते हैं। लेकिन पसीना ज्यादा होता है, मल मूत्र ज्यादा होता है। जब इनका पित्त कभी कभी बढ़ जाता है तो इनको दिक्कतें ज्यादा होती हैं, जैसे जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, B12 कम रहना, D3 कम रहना, बार बार उसका सप्लीमेंट खाना, तनाव बहुत अधिक ले लेना, घबराहट होना जब बढ़ जाए पित्त तो। इसके अलावा शरीर का आकार मध्यम होता है, ना बहुत लंबे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। आंखों के बारे में भी ऐसा है। और चाल के बारे में ऐसा है कि जो वात पित्त और कफ नापा जाता है ऐसे नाड़ी पकड़ करके देखा जाता है, तो बीच की जो अंगुली होती है वो पित्त को दर्शाती है। तो बीच वाली अंगुली जो चलती है तो थोड़ा सा तेजी से उछल उछल के चलती है। पित्त प्रकृति में फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा ही होता है। जब ये बढ़ा हुआ हो तो कुछ और ही ज्यादा होता है। इसके अलावा हाथ पैर के तलवे में पसीना आना, धातुओं का क्षीण होते चले जाना, धातुएं कम होती चली जाती हैं। और भूख के बारे में क्या होता है कि भूख जब पित्त बढ़ता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कई बार। लेकिन खाना पचता तो है ठीक से जल्दी पच जाता है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं जाता है, कब्ज बनती है, पेट साफ नहीं होता है। ये सारे लक्षण मोटा मोटा आते हैं। चाल मध्यम होती है, मेमोरी मध्यम होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, मैंने पहले बताया। शरीर से पसीना ज्यादा आता है, पित्त बढ़ने पर मलमूत्र ज्यादा आता है। त्वचा का जो रंग है वो गहरा हो जाता है, हरा या पीला हो जाता है। आमतौर पे पित्त प्रकृति में त्वचा का रंग सुनहरा माना जाता है, हल्का पीलापन लिए हुए। बालों में हल्की लालिमा होती है। आंखें न बहुत बड़ी न बहुत छोटी होती हैं। अक्सर त्वचा रोग की शिकायत रहती है। अगर पित्त बार बार बढ़ रहा है तो पीरियड्स की मात्रा असंतुलित होती रहती है। पीरियड जल्दी आ जाना, पीरियड पेनफुल होना, और ऐसे ही लोगों में माइग्रेन की समस्या होती है। जैसा मैंने कल एग्जाम्पल दे के बताया था कि अगर किसी का पित्त नेचर है और उसे बार बार दबा के रखा जाए तो ऐसे लोगों की मनोभावनाएं जब दबेंगी वो खुल के अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तब ऐसे लोगों में पित्त की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। वह मानसिक समस्याओं के रूप में, माइग्रेन के रूप में, बेचैनी घबराहट एंजाइटी के रूप में, पीरियड्स की मात्रा संतुलित होना, इस तरह से कई सारे रूपों में देखा जा सकता है। चेहरे की औरा बढ़ना घटना, आंखों की समस्याएं होना, मुंह में छाले बार बार पड़ना, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। अब यहीं से आगे चलें। एक चीज और रह गई। हाथ पैर में पसीना होता है प्लस
हाथ पैर के तलवे में जलन भी होती है, झंझनाहट भी होती है, सनसनाहट भी होती है। जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो थकावट के साथ साथ, जैसे सुबह शाम को सोएंगे, सुबह सो के उठने में थकावट लगेगी। जब मौसम गर्म रहेगा तो उन्हें गहरी नींद नहीं आएगी। जब थोड़ा सा ठंडा मिलेगा, सुबह के समय ठंडा मौसम मिलेगा तो गहरी नींद आएगी। और उस समय उठना पड़ जाए तो उन्हें बहुत थकावट जैसा फील होगा। ये सारे लक्षण भी होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में चंद्रमा और सूरज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जो पित्त से जुड़े हुए रहते हैं। जब पूर्णिमा आएगी, जब अमावस्या आएगी, तो उनके शरीर पर, मन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। खास तौर पे मन पे फर्क पड़ेगा। तो अब यहीं से आगे चलें तो पित्त घट जाता है तो बहुत कम समस्याएं होती हैं, अक्सर पित्त बढ़ता ही बढ़ता है। अब ये जो पित्त बढ़ रहा है, घट रहा है, ये 5 तरह का होता है, पांचों तरह पे असर पड़ता है। ये नहीं केवल पेट वाले फर्क पड़ेगा। एक तो हमने बताया पेट में और आंत में होती है, जो पाचक पित्त कहलाती है। एक होती है रंजक पित्त, जो हमारी लीवर में होती है और स्प्लीन में होती है, दाएं और बाएं। ये हमारे भीतर जो भी हम खाते हैं, उस खाने को रस से रक्त में बदल देती है, सातों धातुओं में बदल देती है। 7 तरह की धातुएं होती हैं शरीर में, उन सातों धातुओं में बदलती है। और जो सातों धातुएं बदलती है, इन सातों धातुओं को अगर पुष्ट रखना है तो हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए। जैसे हमने कल बताया था, खराब खाना खाएंगे तो खराब असर पड़ेगा, अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। ठीक। तो वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो अपने सामने रख लीजिए, कैमरा अपने सामने कर लीजिए। तो जब हमने कल एग्जांपल दिया था कि कोई खराब भोजन जैसे गोलगप्पे वगैरह या बाहर की चीजें खाता है, तो उसी से रस बनता है, उसी का रक्त बनता है। रक्त से मेद बनता है, मज्जा बनता है, हड्डी बनता है, शुक्र बनता है, ओज बनता है। अगर रस ही ठीक नहीं बनेगा, खराब चीज खा लिए हैं, तो कहाँ से रक्त अच्छा बनेगा। और हमने रक्त की गर्मी के बारे में बताया था, लीवर की गर्मी के बारे में बताया था, और आंतों की गर्मी के बारे में बताया था। तो जब किसी का रंजक पित्त खराब होता है, तो उसे पीलिया जैसी समस्याएं होती हैं। पीलिया में कमजोरी जैसा उन्हें लगने लगता है। पहले तो यही है और जो भी खाया है, रंजक पित्त खराब होने से उससे पूरी ताकत उन्हें नहीं मिलती। जो भी कुछ खाया है उन्हें पूरी ताकत नहीं मिलती, चाहे कितना ही बढ़िया खा रहे हैं। क्योंकि रंजक पित्त जब खराब हो चुका है, तो सही से रस से रक्त बनाएगा ही नहीं। जब रक्त नहीं बनेगा, मांस मेद नहीं बनेगा, जॉइंट्स का लिक्विड नहीं बनेगा, हड्डियां ठीक से नहीं बन रही हैं, लास्ट की सारी धातुएं ठीक से नहीं बन रही हैं, तो डल फील होगा, कमजोरी सी लगेगी। तो कमजोरी होना, रक्ताल्पता होना मतलब खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब रंजक पित्त की वजह से होता है। रंजक पित्त जो हमारे लीवर और स्प्लीन में रहती है। स्प्लीन जो है खून बनाने का काम करती है, तिल्ली जिसे कहते हैं, प्लीहा जिसे कहते हैं। तो ये रंजक पित्त जो 2 जगह पे होती है। अब खराब कैसे होती है, जितने भी तरह के विषम भोजन खाते हैं, जैसे किसी गोलगप्पे में 4 6 तरह की चटनी मिला के खाना, तरह तरह की इधर उधर की चीजें खा लेना, जो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, जिसे एंजाइम सिस्टम पहचान नहीं पाता है, वो हमारे रंजक पित्त को खराब कर देता है। अब इसके बाद आगे आने वाले समय में चाहे जितना ही बढ़िया खा लें, उससे हमें पूरी ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा मिल भी गई मान लो, जोश नहीं मिलता, उत्साह नहीं मिलता, ओज नहीं मिलता, एक कमजोरी सी फील होती। लीवर को जिगर भी कहते हैं, जिगरा भी कहते हैं, साहस से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने बताया कि पहले के जमाने में भी लीवर को ज्यादा महत्व दिया जाता था, हार्ट से भी ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगर लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हिम्मत बढ़ती थी, साहस बढ़ता था। आज जब किसी का लीवर खराब होता है, तो उसके कंधे भी अक्सर देखा जाता है कि जब लीवर सिरोसिस वगैरह होती है, तो कंधे गल जाते हैं। यहाँ के जो मांस वगैरह है, ये डायबिटीज में भी कुछ हद तक होता है, कैंसर में भी कुछ हद तक होता है, लेकिन लीवर सिरोसिस में बहुत ज्यादा होता है कि दोनों कंधे बहुत कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, ढीले होने शुरू हो जाते हैं, यूं लटक जाते हैं कंधे ऐसे। ये लीवर का ठीक होना बहुत जरूरी है, भोजन का ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत मिक्स करके स्वाद लेने के चक्कर में नहीं होना चाहिए। जैसे रायता, रायता विषम भोजन है, गोलगप्पे विषम भोजन है। अभी विषम भोजन और नुकसान करता है हमारी त्वचा पर। ये रंजक पित्त के बारे में हुआ।
पहले पाचक पित्त के बारे में हुआ। पाचक पित्त खराब है तो पेट खराब होगा, जठराग्नि धीमी हो जाएगी। जठराग्नि धीमी होगी तो कम खाएंगे तब भी पेट फूलेगा। हाँ, और जठराग्नि तेज हो जाएगी तो जो खाएंगे वो फटाफट पच जाएगा, लेकिन पेट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जठराग्नि पेट की अग्नि है, बहुत गर्म है। ये हमारी आंतों के पानी को सुखा देगी। बड़ी आंत में पानी होता है जो मल को उतना ढीला करके रखता है ताकि आराम से शरीर से बाहर हो जाए। और जब बड़ी आंत का पानी ज्यादा सूख जाता है, तब रेक्टम एरिया में जाके मल इकट्ठा हो जाता है। मल सूखा है उसको बाहर करने के लिए लोग बहुत बल लगाते हैं। तो रेक्टम एरिया के साइड की जो मांसपेशियां, जिसे फ्लोर मसल कहते हैं योग में, वो मांसपेशियां धीरे धीरे वीक होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा कमजोरी का कारण ये है कि अगर रेक्टम के मलाशय के चारों तरफ मल इकट्ठा है, मान लो अंदर, पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, लोग सोचते हैं सामान्य बात है, सुबह नहीं हुआ शाम को होगा, आज नहीं हुआ कल होगा। एकदम खराब बात है। अगर अंदर मल बचा हुआ है तो वही साम दोष, निराम दोष, ऐसे करके वात पित्त कफ तीनों बनता है, जिसे आम दोष कहते हैं, आम वात कहते हैं। उसे ही एलोपैथी में रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। आरए फैक्टर बढ़ा हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कल का बर्तन आपने नहीं धोया और आज उसी में फिर चावल दाल डाल के खाना बना दिया। ऐसे ही आंत पूरी तरह साफ नहीं हुई है और आज हमने खाना खा लिया, वो जाएगा तो कल का जो आंतों में चिपका हुआ खराब मल है, थोड़ा सा भले है वो, लेकिन आज जो हमने ढेर सारा खाना खाया है, इस पूरे खाने को चौपट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए काफी है। इस भोजन के रस को विपाक कर देगा, गंदा कर देगा, एकदम बेकार कर देगा। अब इस खराब भोजन के रस को आंत का काम है चूसना। वो चूसेगी, लीवर को देगी, हार्ट को देगा, खून में मिलेगा, पूरे शरीर में फैलेगा। यहाँ एक पिंपल निकलेगा, उसको फोड़ेंगे, फिर उसके बगल में निकलेगा, उसको फोड़ेंगे, फिर झाइयाँ निकलेंगी, झाई क्यों निकल गई, क्रीम लगाएंगे। आंखों के नीचे काला घेरा क्यों हो गया, इसको हटाएंगे बाहर से। भीतर से भोजन नहीं बदलेंगे, विपाक और गंदगी को दूर नहीं करेंगे, तो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही आम वात जब बढ़ जाता है तो आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ आता है। तब दवाओं पे दवाएं चलती हैं, घुटना खराब हो रहा है, हाथ पैर की अंगुलियां टेढ़ी हो रही हैं, शरीर में सड़न पैदा हो रही है, तो आखिर होगा क्या, ये सब होता है। वात विकृत हो जाता है। वात से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। पित्त से केवल 40 तरह की बीमारियां होती हैं। 40 कम नहीं है, बहुत है। पित्त इतना खतरनाक है कि पित्त अगर बढ़ गया है बहुत अच्छी मात्रा में, अचानक उससे गैस बन गई है, हार्ट के पंप को दबाव दे रही है, तो हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं तत्काल। मतलब वो काल बन सकता है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है तत्काल। गैस बढ़ गई, पित्त बढ़ गई, गैस बढ़ गई और गैस बढ़ गई, आफरा हो रहा है, अब गए। ऐसा लगता है गैस बन जाती है तो लगता है जान चली जाएगी, चुभ चुभ के दर्द होता है सीने में कहीं पे। एसिडिटी हाइपर हो गई, सीने में जलन या सीने में बर्निंग सेंसेशन के अलावा कभी कभी चुभ चुभ के दर्द होता है जब पित्त ज्यादा बढ़ जाए। मुंह में छाले पड़ रहे हैं बार बार, बाल आगे से पकना शुरू हो रहे हैं, आंखों में खुजली होती है। ये सब भी लक्षण पित्त के हैं, पित्त बढ़ने के हैं। एसिड रिफ्लेक्ट होता है ऊपर की तरफ, जब नीचे की तरफ गया तो बवासीर बना देता है, ऊपर की तरफ गया तो सारी सुंदरता खराब कर देता है। बवासीर जिसको होती है वो भी लोग, सुंदरता धीरे धीरे उनकी खराब हो जाती है। अगर बवासीर पुराना होता चला जाए, नहीं ठीक हो, कैसे ठीक होगा। लोग क्या करते हैं, दवा खा के ठीक करना चाहते हैं। कारण उसका मैंने पहले बताया था, फिर थोड़ा बता देते हैं। जैसे आपके खून की गर्मी ज्यादा है, ये तो अलग बात है, लेकिन अगर आंत में मल जाके लास्ट एरिया पे इकट्ठा हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है ठीक से, रोज रोज ऐसा हो रहा है, और हम सोच रहे हैं थोड़ा ही तो रह गया, बाद में साफ हो जाएगा, शाम को साफ हो जाएगा, दोबारा चले जाएंगे, तो नहीं। उसी बीच में हम लोग आते हैं बाहर तो क्या कुछ खाते नहीं है, खाते हैं, सोचते हैं पेट साफ नहीं हुआ, कुछ खा लेंगे, थोड़ी देर में फिर जाना होगा तो चले जाएंगे। नहीं खाना चाहिए, ये खाना अंदर की गंदगी के साथ मिल जाता है थोड़ी देर के बाद। हालांकि 2-2.5 घंटे लगते हैं आमाशय से भोजन नीचे आंतों में जाने में, और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाने में उतना टाइम लगेगा जिस तरह का भोजन रहेगा। जैसे जैसे सेब है, कुछ आरामदायक चीज है जो जल्दी से जल्दी पच जाती है, तब तो वो आंतों से जल्दी बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर पनीर खाया है, खूब पूरी दबा के खाया है, खूब और खूब गरिष्ठ खाया है, तगड़ा भोजन खाया है, वो आगे बढ़ने में समय लेता है, और मांसाहार बहुत समय लेता है। इसीलिए हम इंसानों की आंत बहुत लंबी होती है,
हम लोगों को फल फ्रूट या सामान्य चीजें, हल्की चीज खानी चाहिए। जानवरों की आंत प्रकृति ने छोटी बनाई है, जैसे शेर वगैरह की आंतें बहुत छोटी होती हैं, 2-2.5 फीट में काम हो जाता है। इधर से भोजन गया और 2-2.5 फीट यात्रा करके बाहर आ गया। हम लोग सोचो, हमारे पूरे रूम को लपेटने जैसी आंत है इतनी बड़ी। अब उतनी बड़ी आंत में कैसा प्रेशर आप पैदा करेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ साफ हो जाएगा? क्या गारंटी है? ऐसे खाना खाया, पेट फुला के सो गए, नींद आ रही, क्या गारंटी है कि पूरा पेट में वो घूम के इस पार से उस पार चला ही जाएगा? अगर चिपचिपा है, मैदे वाली चीज है, पक्का चपकेगी कहीं ना कहीं। चपकेगी क्यों नहीं? क्योंकि अंदर कांटे लगे हैं, ऐसे पूरा रोकने वाले कांटे लगे हैं। हालांकि वो कांटे हिलते डुलते हैं, लेकिन जब हम नहीं हिलेंगे, पेट फुला के कुर्सी बैठ गए ऐसे दबा के पेट को, जब वो हिल ही नहीं पाएगा तो कैसे आगे धक्का दे के ले जाएगा? सड़न पैदा होगी, मुंह से गंदी गैस निकलेगी, बोलेंगे तो मुंह से बदबू आएगी, नीचे से बदबू आएगी, पसीने से बदबू आएगी। बदबू के अलावा इधर इधर दागे, दाग धब्बे, दाने निकलेंगे, ये सब होगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसे वही व्यक्ति रोक सकता है अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके। कोई दवा भी बहुत साफ नहीं कर पाएगी। सनाए का चूरन भी कुछ दिन तक साफ करेगा, फिर ऐसा बंद करेगा, फिर कोई दवा भी नहीं चलेगी उसके आगे। कोई भी चूरन वगैरह बहुत दिन तक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, खास तौर पे इस तरह का जो बहुत जल्दी पेट साफ कर देता है। कभी कर लिया है ना। पतंजलि का शुद्धि चूर्ण है, कल्याण चूर्ण है, बड़ा अच्छा चूर्ण है, कभी कभी करना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार। रेगुलर यूज करने लग गए तो बर्बाद कर देगा वो। जब वो बंद होगा तब क्या होगा? तो क्या करना चाहिए? पेट साफ रखने का पूरा प्रबंध। आंत के निचले हिस्से पे जो मल इकट्ठा है, वो क्या करता है, आसपास की सिरिकाओं को, जो ब्लड की पतली वेसल होती है, उसको नुकसान पहुंचाता है। क्या नुकसान? वहां खून तो चला जाता है, जैसे हृदय खून को सारे शरीर में पहुंचाता है। अब सारे शरीर से वापस खून कैसे आता है? क्या वहां भी कोई हृदय लगा है छोटा सा जो वापस फेंकता है? या ये जो हृदय है वापस खींचता है? नहीं। इसका काम केवल इतना है कि खून को ऐसे 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 फेंकता रहता है। खींचने का काम कुछ नहीं करता। खींचने का काम तब होगा बढ़िया जब हम लोग तनाव मुक्त रहेंगे, मस्त ऐसे। तो शरीर के अंदर खुद इतना सिस्टम लगा हुआ है, जैसे काफ मसल है नीचे, पैरों का खून ऊपर पहुंचा देती है फटाफट। अन्य जितनी मांसपेशियां हैं, वो अगर नरम है, हम लोग ऐसे नहीं है, खूब मुंह नहीं बना, गुस्सा नहीं है, तो सारा पंपिंग सिस्टम वापस अच्छे से आएगा, खून वापस अच्छे से आएगा हार्ट के पास। मांसपेशियों में ही हार्ट लगा रहता है। मतलब मोटा मोटा मैं कहूँ तो जान लीजिए कि एक एक कोशिका खुद ही हार्ट की तरह काम करती है शरीर की, वापस खून को देती है। लेकिन जब वो आसपास गंदगी इकट्ठा है, कठोर गंदगी इकट्ठा है, हाथों के निचले हिस्से पे नहीं साफ हो रहा है मल, तो क्या होगा? वहां जो खून जाएगा वापस आ नहीं पाएगा। आप खाना बना के 10 दिन अपने घर में रख दीजिए, वो बदबू करने लगेगा। वैसे ही खून गया है, वापस जब नहीं आ पाएगा ठीक से, तो उस खून में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। फिर वह खून वहां से नहीं आएगा तो खून जमेगा, काला बनेगा, वहां सड़न पैदा होगी, थोड़ा सा उभार जैसा आएगा रेक्टम के चारों तरफ, एनस के चारों तरफ, ऐसे बाहर की तरफ उभार जैसा आएगा। तो लोग कहेंगे कि शौच करते समय जलन होती है, दर्द होता है। नहीं मानेंगे, खान पान नहीं बदलेंगे, कुछ दिन के बाद कहेंगे मस्सा जैसा बन गया था, वो फूटा, उसमें से खून निकल गया, ये तो खूनी बवासीर हो गया, पहले वादी बवासीर था, अब तो बवासीर हो गया। ऐसे ही बवासीर हो जाता है। वो नेचुरल ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि जो जो मस्सा बना है उस पे क्षार सूत्र वाला बांध देते हैं। एक तो वो तरीका है, दूसरा ऑपरेशन कर देते हैं काट के। ये बताओ, ऑपरेशन हो गया इसका ठीक हो जाएगा? कुछ दिन के बाद फिर वही होगा, क्योंकि आदमी अपना खान पान नहीं बदलेगा। अगर बदलने के लिए तैयार है तब तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो बवासीर का परमानेंट इलाज नहीं है, लाइफ स्टाइल ही इलाज है। सेम ऐसे ही वेरिकोज वेन्स में होता है, जैसे इसमें हो रहा है, एकदम ऐसे वेरिकोज वेन्स में होता है, जब पैरों में फूल जाती हैं धारियां, ऐसे नसें, गुच्छे गुच्छे नसें आ जाती हैं, दुखता है पैर, सर्जरी होती है, बहुत दर्दनाक सर्जरी। ये भी वैसे ही है, दोनों बता दिए। अब ऊपर आ जाएं, ये जो एसिड बना है, ऊपर चढ़ता है तो बाल खराब, त्वचा खराब, आंखें खराब, उत्साह खराब, जोश खराब, नियम खराब, आज नहीं कल करेंगे, ये सब होता है। हमने रंजक पित्त का बता दिया, इसके ऊपर चले आते हैं साधक पित्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए आज क्लास रखी गई, नहीं तो कल ही खत्म कर दिए होते। ये साधक पित्त को बता दिया था, ये उत्साह से, उमंग से, जोश से जुड़ी हुई है। किसी व्यक्ति की साधक पित्त अगर अच्छी है तो जीवन में खूब आगे जाएगा।
पित्त सब में होता है। जिसका ज्यादा है उसके लिए प्लस बेनिफिट है कि पित्त लेकर के पैदा हुआ है। साधक पित्त को बढ़िया कर ले तो अपने जीवन में खूब अच्छे से आगे बढ़ेगा, आलसी नहीं रहेगा। साधक पित्त अच्छा कैसे रहेगा? रंजक पित्त का समझ गए ना, अच्छा कैसे रहेगा? रंजक पित्त अच्छा तब रहेगा जब हम लोग मिलावटी भोजन नहीं खाएंगे। कॉफी पी के फिर जो है कोका कोला नहीं पियेंगे, है ना। गोलगप्पे में तरह तरह की चटनी नहीं खाएंगे। हाँ, एक दो से काम चला लेंगे। थोड़ा ललचाते रहे, मजा आएगा। नहीं तो मजे का डोज हमेशा बढ़ता जाता है, और इतना मजा, इतना मजा, इतना मजा कि जब तक बर्बाद ना कर दे तब तक मजा लेने के चक्कर में हम लोग रहते हैं। हर चीज का मजा बहुत अधिक तक होता है, लेकिन उसकी सीमा तय करना हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि कितने कम मजे में हम संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। नहीं तो सिंगापुर घूम आए, फिर स्विट्जरलैंड, फिर वियतनाम, फिर हिमालय जाना है, मजा नहीं आ रहा है। गर्मियों की छुट्टी है, थोड़ा घूम आए, मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसे घूमने का भी डोज रहेगा। मेरे लिए मार्केट जाने में मजा आ जाता है, मंदिर जाने में मजा आ जाता है, मेरा छोटा डोज है। घर से बाहर निकल के खेत में ऐसे टहलने पर भी मजा आ जाता है, छोटा डोज है। एक बार मन बढ़ जाएगा, कहीं घूम आएंगे, तो फिर मन बढ़ जाएगा, फिर और कहीं घुमाना चाहे। तो मन को बढ़ने नहीं देना चाहिए, मजे के तौर पे एक लिमिट दे के रखना। तो रंजक पित्त हो गया। उसको पहले पाचक पित्त को फिर से बता देता हूँ। पाचक पित्त ठीक रहेगा तब जब अपना खान पान ठीक रखेंगे तब। बहुत गर्म, जैसे मालूम है कि हमारी पित्त प्रकृति है, तो बहुत गर्म तासीर की चीजें ना खाइए, बैगन ना खाइए, गरिष्ठ दालें ना खाइए। इसके अलावा जो तीव्र तीखे तेल मसाले हैं, बासी भोजन है, फर्मेंटेड फूड है, पावरोटी है, डोसा है, इडली है, ढेकला, खेखड़ा, फेफड़ा, ये जो है ना गुजराती लोग का खाना, ये सब नहीं ठीक है। सुबह उठते ही खा लेंगे पकौड़ा, चाय। चाय की चीनी बहुत खतरनाक है इसी के लिए, तो नुकसान करेगा। उसके लिए तो सामान्य त्याग करना भोजन का, सामान्य। रंजक पित्त के लिए मिलावटी नहीं खाना। अब आते हैं साधक पित्त के लिए। ये साधक पित्त बहुत जरूरी है। यही की वजह से ये जो घबराहट वबराहट होती है ना, बेचैनी होती है इस समय, जो लोग कहते हैं हमें एंग्जाइटी हो गई है, जी घबरा रहा है, रोना आ रहा है, हाँ, रात में नींद नहीं आ रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है। हाँ, किसी ने मुझे ये भी कहा कि सर आपके ऊपर गुस्सा बहुत आता है। हाँ, तो टीचर के ऊपर गुस्सा आता है कई बार। एक ही टीचर को देखते देखते मन भर जाता है, मन करता है किसी और टीचर को देखा जाए, ये सिर खा जाता है ना। ऐसे बहुत गुस्सा आता है। अब इस ऐसे व्यक्ति को बहुत कुछ होता है, पेशाब में जलन होती है, पसीना होता है, जी घबराने के अलावा कोई एक विचार पकड़ के खूब सोचते हैं। दुश्चिंता होती है, जैसे कोई घर से बाहर गया तो कहीं लड़ न जाए, वहां मैंने एक्सीडेंट देखा था, उसी तरह की खराब विभत्स घटना मन में चलती है कि उसी तरह से कोई कुछ हो ना जाए। ये सब होता है। ये जो साधक पित्त है, इसका नाम ही है साधक। अगर ये सध जाए तो बड़ा कमाल करती है। जैसे वह व्यक्ति वर्कोहलिक हो जाता है, उसे काम करने में मजा आता है, आराम करने में नहीं। आराम करने में उसका दम घुटता है। वो अपने कर्मों पर बिल्कुल, मतलब उसका मणिपुर चक्र पे असर पड़ता है, वो कर्मठ हो जाता है, अपने कर्म से सब कुछ हासिल कर लेता है। आलस से दूर दूर तक उसके पास नहीं आता है। नींद उसकी संतुलित रहती है, रात में जल्दी सो जाएगा, सुबह जल्दी जाग जाएगा। नींद उसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। कुछ भी दे दो खा के पचा देगा, चाहे कुछ भी दे दो, कितना भी खराब से खराब, गरिष्ठ से गरिष्ठ खाना है। और जब ये पित्त, साधक पित्त ठीक रहता है तो शरीर की सारी धातुओं को भी ठीक रखता है, शरीर के भीतर अच्छी उष्मा रखता है, और जोश उत्साह रखता है। ये साधक पित्त खराब कैसे होता है? जब हम लोग डिसिप्लिन तोड़ते हैं तब खराब होता है। डिसिप्लिन तोड़ने का मतलब, जैसे अचानक से मैं छुट्टी कर दूं, मैं कहीं चला जाऊं, सुबह सो के उठेंगे, कहेंगे कल से योग करेंगे, एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, अब क्लास तो है नहीं, तो चलो आज सोते हैं खूब, और घर का सारा काम हमने शाम को ही कर दिया था, कुछ करना है नहीं, चलो आज 8 बजे तक सोते हैं। एक दिन ऐसे आदत बिगाड़ दी। 8 बजे सोया तो 10-12 बजे खाएगा, नाश्ता वास्ता करेगा, हो सकता है दोपहर में मॉर्निंग वॉक करने निकल जाए, है ना। हाँ, होता है ऐसा, हुआ है। जो जो हुआ वही वही बता रहा हूँ। दोपहर में 1 बजे कोई मॉर्निंग वॉक करने निकलती थी, एक बच्ची थी, मतलब बहुत बच्ची नहीं थी, 23-24 साल की उम्र थी। जब मैंने रूटीन पूछा तो बताया दोपहर में मॉर्निंग वॉक करते हैं। हाँ, और नाश्ता उनका तब होता है जब भोजन करना चाहिए।
तो ऐसा होता है। तो रूटीन जो खराब कर देते हैं, मल का और वेग रोक लेते हैं। जैसे छींक आ रही है उसे रोक लिया, यूरिन लगा है उसे रोक लिया, लेटरिन लगा है उसे रोक लिया, टाल दिया, बाद में करेंगे, ऐसे ऐसे। इन लोगों के साथ बहुत खराब होता है। उनकी ऑरा तुरंत खराब होती है, क्योंकि साधक पित्त हमारे हृदय में होता है। और हृदय स्थान खास तौर पे ऑरा का स्थान बताया गया है। ऑरा लिक्विड फॉर्म में माना जाता है योग में, कि जैसे कुछ बूंदों का ऑरा होता है, जैसे कोई ऐसा शरीर की धातु जो सबसे तगड़ी, सबसे महंगी धातु मानी जाए, खून से भी महंगी, सीमन से भी महंगी, मतलब उससे ज्यादा मूल्यवान और कुछ है ही नहीं, उसे लास्ट धातु माना जाता है। सात धातुओं में सबसे लास्ट, सबसे उपयुक्त, सबसे कम, सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। जब कोई नियम क्रम तोड़ता है, गाली गलौज करता है, बहुत जना झूठ या फरेब या फ्रॉड करता है, उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, रात में सोने का समय, दिन में जागने का, खाने पीने का, ये सब बहुत असंतुलित है, बिगड़ा हुआ है, ऐसे में उसका साधक पित्त खराब हो जाता है। साधक पित्त अगर सही रहे, तो जो बात बात पे गुस्सा आता है ये नहीं आएगा, जो दिमाग पकड़ लेता है हर चीज को, ऐसे एंजाइटी होने लगती है, हर बात को डर भय होने लगता है, वो नहीं होगा। साधक पित्त खराब है, इसका मतलब सीधा सीधा। तो साधक पित्त के लिए करना क्या है, ध्यान से सुनना। ये रिकॉर्डिंग किसी एक व्यक्ति के लिए की जा रही है, सोच लीजिए, ध्यान से सुनना। साधक पित्त सही करने का तरीका है, 24 घंटे हम लोग के पास होते हैं, सबके पास। सब चिल्लाते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सुबह सो के उठते हैं, देर हो जाती है, वहीं से सब बेकार हो जाता है। सुबह सो के उठना जीवन की सबसे बड़ी जीत है। समय से पहले उठ जाना, जो आपका समय है, उससे पहले उठ जाना। थोड़ा और सो करके बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं, जो कहते हैं मेरी नींद पूरी नहीं होती है, थोड़ा और पूरा कर लें, बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। उससे ज्यादा उत्साह, उमंग, जोश सब खो जाता है, थोड़ी सी नींद पूरा करने के चक्कर में। 15 दिन 20 दिन समय से पहले जाग जाइए, मत नींद पूरा करिए, मत नींद पूरा करिए, होने दीजिए थोड़ा आंखों को ऐसा, होने दीजिए थोड़ा सा काला घेरा। देखेंगे 10-15 दिन के बाद मुरझाया हुआ पौधा जैसे शुरू में मुरझाया जाता है, बाद में हरा भरा हो जाता है, वैसे हरे भरे हो जाएंगे, जोश आ जाएगा। प्रातः अपने समय से जल्दी उठ जाना, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। तो ये उठना सबसे ज्यादा जरूरी है, रूटीन में आना। ये टाइम मैनेजमेंट में 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 8 तिरिक 24, 24 घंटे सबके पास होते हैं। लोग कहते हैं हम 6 घंटे की नींद तो हमें होनी ही चाहिए। कुछ ने बच्चों वाला पकड़ रखा है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, तब दिमाग सही से काम करेगा, शरीर ठीक रहेगा। सोएंगे ही नहीं तो और क्या होगा। 8 घंटे नहीं सोना चाहिए, 4-5 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, बहुत सोना चाहिए। कोई बीमार है तो अलग बात है, कमजोर है तो अलग बात, वात पित्त बढ़ा हुआ है तो अलग बात, दिन में भी सो सकते हैं। लेकिन कफज व्यक्ति, मोटा सा शरीर, एकदम से पेट इधर निकला हुआ, इधर निकला हुआ, पीछे निकला हुआ, आगे निकला हुआ, हाथ निकला हुआ, ये निकला हुआ, मतलब सब एकदम लटका उटका हुआ। हाँ, लगता है आदमी ऊपर बढ़ने के बजाय साइड साइड में बढ़ गया है। ऐसे लोग, दिन में सोना, रात में सोना, खूब सोना, फिर खाते रहना, एकदम बहुत बेकार। हाँ, बहुत बेकार, बहुत खराब लगता है। तो क्या करना, ये 8 घंटे का टाइम अपना शेड्यूल बांटना, कि 8-8-16, 8-3-24, तो हमको 6 घंटे सोना चाहिए केवल। बहुत सोए तो 6 घंटे सोए, उसके बाद जाग जाएं। जाग करके फिर अपना टाइम सेट करके लिखना कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में नाश्ता वास्ता करके, पेट वोट साफ करके, योगा वोगा करके, नाश्ता करके क्लियर 8-9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए, 9 बजे के पहले पहले। चाय नहीं पीना, चाय बच्चों की चीज है, चाहे हम बिस्कुट खाते हैं, बच्चों की चीज है। बदमाशी नहीं करनी है, इतनी उम्र हो गई, बिस्किट का मजा ले रहे हैं। हाँ, शरीर शरीर नहीं देख रहे हैं, पेट निकला हुआ है, पिस्टल। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अभी आवाज जा रही है क्लियर, तारा दीदी? हाँ, मैं बता रहा था कि पेट निकला हुआ है, और पिस्टल यहाँ खोस के कोई मेरे घर आता है, बंदूक छोटी वाली। हाँ, और निकाल करके काउंटर पे ऐसे रखता है,
बैठेंगे दब जाएगा, हो सकता है दब जाए तो दग जाए, या बैठेंगे बैठ ही नहीं पाएंगे। तो कुर्सी पे बैठते हैं तो मेरे काउंटर पे ऐसे रख देते हैं अपनी छोटी सी बंदूक। तो हम सोच रहे थे कि इस आदमी के ऊपर अगर आफत आ जाए, मान लो कोई भी दिक्कत आ जाए, ये बंदूक निकाल पाएगा ठीक से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से निकाले, ऐसे पेट के नीचे से, पेट पूरा लटका हुआ था। अब पेट के नीचे बंदूक ऐसे दबाए थे, वह व्यक्ति जो बंदूक चलाने लायक लायक नहीं, वो बंदूक चला रहा है, रख के घूम रहा है। हमारे मन में आया हमको अच्छी लगती है अगर हमारे पास होती। हाँ, पेट है नहीं तो यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, बैठे चाहे खड़े हो जाएं चाहे योगा करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदूक रखा हुआ है। अब ऐसे ऐसे लोग बंदूक लेके चल रहे हैं, मतलब आत्मरक्षा, आत्मा की रक्षा के लिए बंदूक लेके चल रहे हैं, शरीर की रक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं, आत्मा की रक्षा के लिए बंदूक लेके चल रहे हैं। ध्यान साधना पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। शरीर ऐसा है कि कहीं कुछ दे दिया तो पी लेंगे, कहीं कुछ दे दिया तो खा लेंगे। पानी पीना है तो भी उनको कुछ खाने के लिए चाहिए। पेट की कोई चिंता नहीं, चेहरे की कोई चिंता नहीं। 30-40 की उम्र में 50 के लग रहे हैं। तो ऐसे लोग बंदूक लेके चल रहे हैं। ऐसे ही जो बंदूक लेके नहीं चल रहे हैं वो भी बेफिक्र हैं बहुत ज्यादा। कम से कम फिटनेस में होना चाहिए, शरीर का फिटनेस में होना चाहिए। वही फिटनेस, शरीर की फिटनेस के अलावा अगर आप चाहते हैं ओज तेज रहे, जीवन में सारा संघर्ष कम हो जाए। अब थोड़ा सा इसे अंधविश्वास की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ध्यान देना, कुछ लोग बहुत बुरा मत मानना इस चीज को। जब मणिपुर चक्र ठीक रहता है तो लोग कहते हैं ऐसा, तो उससे कुबेर की विशेष कृपा होती है, लक्ष्मी की, कुबेर की, धन बहुत अच्छा अर्जन होता है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। और मैग्नेटिक तरह से हो जाता है, व्यक्ति चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अच्छी चीजों को। संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन उसी के हिसाब से उसको फल भी मिलता है खूब अच्छा अच्छा। तो ये जो मतलब परेशान लोग हैं, बहुत घबराए घबराए से लोग हैं, अनुशासनहीन लोग हैं, और प्रॉस्पेरिटी जिनके पास नहीं है किसी भी तरह से, लगता है कि ये हो जाना चाहिए, हो नहीं रहा है, वो हो जाना चाहिए, हो नहीं रहा है, उन्हें, हाँ उन्हें अपना जो है पेट ठीक करना चाहिए। पेट ठीक रहेगा, साधक पित्त ठीक रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये साधक पित्त का तरीका है कि जैसे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे खाने पीने सोने जागने के लिए टाइम टेबल बना देना चाहिए। दोपहर में खाना खाया, उसके पहले सलाद खाया, सुबह में नारियल पिया, कोका कोला से सस्ता है नारियल, उसको एक पी लिया तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की एक बार की दवा आपके 10-15 दिन के फलों के खर्चे से ज्यादा आएगी। हाँ, लगभग 10-15 दिन का या एक हफ्ते का जो आप फल खरीदेंगे, उससे ज्यादा चार्ज आएगा डॉक्टर की एक बार की लिखी गई दवा और एक बार की जांच का। बिना जांच के आजकल कुछ हो नहीं रहा है। डॉक्टर से ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच ना करें तो लोगों को लगता है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर केवल हाथ पकड़ के ऐसे ही बता दिया जाए तुम्हारा ये गड़बड़ है, चलो ठीक है दवा लिख देते हैं, दवा ले लेना। तो एक डॉक्टर ने बताया कि मैंने दवा लिख दिया, मैंने परिचित देखा, सोचा कि परिचित आदमी है दवा लिख देता हूँ। उस आदमी ने दवा खाया ही नहीं, दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया, उसने जांच लिखा, दवा लिखा, जांच में जो आया उसके आधार पे दवा लिया तो खाया उसको। ये बहुत बड़े डॉक्टर पंकज राय यहाँ पे आजमगढ़ के बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, उन्होंने दवा लिखा था नहीं खाया। क्यों? क्योंकि परिचित था, फीस भी नहीं लिया होगा शायद उनसे। दूसरा, दवा ऐसे लिख दिया, सोचा क्या जांच करवाएं, क्या इनका बिना मतलब का टाइम भी और पैसा भी बर्बाद करें, नहीं दवा खाया। मतलब आदमी की मानसिकता ऐसी हो गई, जांच होगी तो ही हम मालूम होगा कि हमको क्या हुआ है। डॉक्टर से ज्यादा आदमी ही जानकार है। ऐसे रिपोर्ट उठा के देखता है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसमें ये दवा चल सकती है, इसमें ये दवा चल सकती है। इसीलिए एक कारण और भी है, डॉक्टर जांच लिख ही देते हैं, उनका डबल ट्रिपल फायदा होता है ना। तो ये साधक पित्त के बारे में है कि हम लोगों को अपने आप को साध के रखना, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मेहनत, अनुशासन बनाने के लिए चाहे कितना भी दिक्कत झेलना पड़े, अनुशासन में आ जाना चाहिए। बहुत समय लगेगा, 1-1.5 महीने लगेगा अपने आप को अनुशासन में रखने में। फिर अनुशासन आदत बन जाएगी। मेहनत जब आदत बन जाती है तब कठिन नहीं लगता है। शुरू में दौड़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, जब रोज दौड़ने लगेंगे तब लगेगा कुछ नहीं, इतना तो दौड़ना तो आसान है मेरे लिए। ऐसे ही मेहनत की आदत पड़ जानी चाहिए। साधक पित्त के अलावा एक और पित्त था जिसको हमने कहा था ब्राजक। ब्राजक कलर
डिसाइड करता है शरीर का। मेलानिन हार्मोन की मात्रा को घटाता बढ़ाता है, जिससे हम लोग काले गोरे या मटमैले या जैसे भी होते हैं। जब यही गड़बड़ हो जाता है, ये भी विषम भोजन से गड़बड़ होता है बहुत ज्यादा। जैसे दूध दूध पिया था, दूध पिया था, उसके बाद सलाद खा लिया, या सलाद खाया था दूध पी लिया, सलाद में प्याज खाया था, खीरा खाया था, काकड़ खाया था, दूध के साथ ही विषम आहार हो गया। सब्जी में नमक डाला था, मसाला डाला था, नींबू निचोड़ा था, सब्जी रोटी खूब खाया था, उसके बाद दूध की खीर बनी थी उसको खा लिया। मजा तो आता है तीखा मीठा खाने में, है ना? खा लिया उसको। ये सब विषम भोजन है, ये हमारे ब्राजक पित्त को खराब करेगा, स्किन के कलर को खराब करेगा। अगर आप चाहते हैं चमकना, पूरी तरह से आपका स्किन ग्लो करे, आंखें ठीक रहें, बाल ठीक रहे, तो इसलिए ध्यान देना अपने ब्राजक पित्त पे। इसी की वजह से सफेद दाग और कुष्ठ रोग होता है। सफेद दाग जो होता है, जो स्किन कहीं कहीं सफेद हो जाती है, बहुत खराब रोग माना जाता है, वो इसी से होता है, विषम भोजन करने से ब्राजक पित्त खराब हो जाता है। सबसे जरूरी इसमें क्या क्या था? सबसे पहला वाला पाचक पित्त, और तीसरा वाला साधक पित्त, यही तीन सबसे जरूरी है। और इन तीनों पे कंट्रोल कर क्या करना है? रूटीन सही कर देना है, खान पान सही कर देना है। कितना ही मन कहे, ललचाना नहीं है। कुछ भी खा रही है तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद दूसरा कुछ खाना है, मिला मिला के नहीं खाना है। और मालूम है कि पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी का मौसम आया है, तो तेल मसाले वाली चीजें थोड़ा कम कर देना है, खिचड़ी खाना है, खिचड़ी में घी डाल के खाना है। पित्त बढ़ा हुआ है, नारियल पानी सुबह पीना है, कद्दू लौकी का जूस निकाल के पीना है, एलोवेरा का जूस पी लेना है। मुलेठी का काढ़ा आता है, मुलेठी मीठी होती है, मुलेठी की गोलियां भी आती हैं, मुलेठी का काढ़ा बना के खुद के घर पे पिया जा सकता है, वो भी पित्त को कम करता है। इसके अलावा चीनी पीने की बहुत आदत है चाय के रूप में, तो चीनी की जगह पे धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना है, क्योंकि गुड़ भी गर्म होता है, मिश्री की तासीर ठंडी, लेकिन धागे वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री का प्रयोग, चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना? चाय नहीं, उसकी जगह पे सर्वकल्प क्वाथ पीना चाहिए। सर्वकल्प क्वाथ लीवर की समस्या भी ठीक करेगा, आंत भी ठीक करेगा, लोअर अंगों में यूरिन की प्रॉब्लम या गर्भाशय से संबंधित कोई विकार है उसे भी ठीक करेगा, प्रोस्टेट की सूजन भी कम करेगा, पेशाब पूरी तरह से खाली कराएगा उसके टैंक को, पेशाब में जलन भी कम करेगा, बहुत सारा फायदा करेगा, नींद अच्छी करेगा, पूरे लीवर को आंतों को साफ करेगा, जवान करेगा। रोज रोज पीते रहने से युवावस्था की तरफ ले आएगा, ये जो एज भाग रही कम करेगा। चीनी छोड़ देंगे, पफनेस कम हो जाएगी, इसमें हल्की हल्की सूजन रहती है, इसको पकड़ के देखें तो मोटा गाल हो जाता है, चर्बी जैसे मोटी सी लगती है। जब चीनी छोड़ देंगे, खूब काफी दिनों तक मिठास छोड़ देंगे, तब देखेंगे कि स्किन पतली हो रही है, ये भी स्किन पतली हो रही है, ये भी पतली हो रही है, यहाँ पे सूजन जो है वो भी कम हो रही है, इस पे भी कम हो रही है, एज रिवर्स हो रही है। इसलिए बहुत खराब लगता है पीने में, बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा गुड़ मिला लेंगे, चीनी मिलाएंगे, तब ठीक लगेगा। तो सर्वकल्प का काढ़ा पीना है सुबह में चाय की जगह पे। अब जिसको भाई फायदा चाहिए वो कर लेगा। अब जिसको चाय का मजा नहीं छूटा जा रहा है, चाहे जो हो जाए, काले हो जाएं, गोरे हो जाएं, एडमिट हो जाएं, बीमार हो जाएं, जी घबराए, एंजाइटी हो जाए, जो होगा देखा जाएगा, तब चाय पियो। हाँ, जैसे एक शराबी पीता है, कहता है जो होगा देखा जाएगा, वैसे तब चाय पियो। नहीं तो चाय बहुत मन करता है दोपहर में, शाम हो रही है, तब कुछ खा पी करके पेट जब भरा हुआ है तब थोड़ा पी लेना, जिनको छोड़ना है थोड़ा थोड़ा करके पीना, कभी भूल जाना ऐसे। और बहुत कम मात्रा में पीना। दूध वाली चाय और चीनी ये भी विषम है, चाय और दूध विषम है। तो काली चाय पीनी चाहिए, लेकिन मानेगा कोई नहीं, बताने को बता दे रहे हैं, हमारा काम। मिला करके जब पीते हैं तो वो विषम है और वो नुकसान करता है। जैसे जना खीरा खा लिया, जना तरबूजा खा लिया, वो भी थोड़ा सा ब्लोटिंग करता है किसी किसी को, भारी हो जाता है पेट। जना केला खा लिया, भारी हो जाता है पेट। वैसे ही दूध वाली चाय ज्यादा मात्रा में पी लेंगे सुबह खाली पेट, तो एसिड बनेगा ही बनेगा। तब एसिड को रोकने के लिए जैसे हमने बताया, नारियल पानी पी रहे हैं, जीरा और सौंफ का पानी पी रहे हैं, या कच्चा दूध है उसी में पानी मिला लिया, कच्चा दूध आधे गिलास, उसी में पानी मिला लिया 1 गिलास, कच्चा दूध पी गए, पित्त हो रही थी, जलन हो रही थी, तब भी उसको काबू कर देती है। मट्ठा भी पित्त को काबू करता है।
दही नहीं लेना चाहिए, खट्टी चीजें नहीं लेनी चाहिए, तिक्त चीजें नहीं लेनी चाहिए। हाँ। तो एक चीज और काबू करेगा पित्त को। नहीं कुछ हो रहा है, बहुत पित्त बढ़ा हुआ है, काबू नहीं कर पा रहा, दो दो गोली चंद्र प्रभावटी, ये शीतलता बढ़ाएगी। ये भी नहीं काम कर रही है, बहुत समस्या बढ़ गई है, तब एसिटोग्रिट, एसिटोग्रिट करके पतंजलि की अच्छी दवा है, एसिटोग्रिट लिया जा सकता है। नहीं तो मुक्ता पिष्टी कामदुधा रस, ये लास्ट दवाइयां हैं जब पित्त बहुत पुराना हो, शरीर में जलन होती है, नहीं ठीक हो रहा है, तो कामदुधा रस और मुक्ता पिष्टी, ये दो चीजें ली जाती हैं, शहद वगैरह मिला के या गुड़ में मिला के चाटा जाता है, बहुत अच्छा काम करता है, या मलाई के साथ लिया जाता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस बता दिया, और परहेज में बैगन वगैरह या ऐसी चीजें जो थोड़ी सी गरिष्ठ हैं उनको नहीं, कटहल नहीं लेना चाहिए, तेल वाली चीजें नहीं लेना चाहिए, तली भुनी चीजें। गरिष्ठ में पनीर वगैरह आ गया, बासी भोजन आ गया, पावरोटी जैसा कुछ आ गया, फर्मेंटेड फूड जो है वो सब, ढोकला खेखड़ा फेफड़ा बताया था पहले जो, वो सब बेकार की चीजें हैं। हाँ, सीधे सीधे अंकुरित अनाज खाना चाहिए, सेंधा नमक डाल देना चाहिए, नींबू पानी में डाल देंगे तो है एसिटिक लेकिन हो जाएगा अल्कलाइन, नींबू पानी सेंधा नमक पी लेना चाहिए, ये भी ठीक करेगा। जब एसिड बहुत बढ़ा हो तो सबसे बढ़िया प्रयोग क्या है, तत्काल कम करने के लिए घर का सबसे बढ़िया प्रयोग क्या है? सबसे बढ़िया प्रयोग है कच्चा दूध में पानी मिला के पी लेना। दूसरे नंबर पे जीरा और सौंफ एक एक चम्मच, एक गिलास पानी में उबाला, जीरा सौंफ फेंक दिया, पानी पी गए, वो भी कंट्रोल करेगा। गुस्सा नहीं लाना बार बार, नहीं तो पित्त बढ़ेगा। चिड़चिड़ापन नहीं करना, हर किसी को माफ कर देना, ध्यान करना, गहरी नींद सोना। तो इसमें और अल्टरनेटिव दवाइयाँ और उपचार यही है कि ठंडी चीजें, मधुर चीजें, मीठी जो चीजें हैं जैसे गन्ने का रस, खसखस का शरबत। खसखस का शरबत बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे पीने में इस समय, बहुत अच्छा होता है, फायदा भी करता है। चंद्र प्रभावटी, खूब पानी पीना, गहरी नींद लेना, ध्यान करना, खुश रहना, इस गर्मी में किसी से टकरा नहीं जाना, नहीं बवाल हो जाएगा। वैसे ही दिमाग गर्म है, देह गर्म है ना। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता है, सूर्य नाड़ी अगर हाइपर है तो चंद्र नाड़ी चलाना। हाँ, स्वर विज्ञान का भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। राइट हाइपर है, पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, तो चंद्र नाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ सकते हैं। चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी का प्रयोग करेंगे, फिर बाद में अनुलोम विलोम करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, नहीं तो ठंडा पा करके जुकाम ना पकड़ ले। प्लस विरेचन के लिए, पित्त शरीर से बाहर करने के लिए, हालांकि मौसम बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आप उल्टी करेंगे, विरेचन करेंगे, आ, वमन करेंगे या विरेचन करेंगे, दोनों में थकावट आएगी थोड़ा सा, जिनको पित्त ज्यादा बनता है तो क्या करना, कभी कभी काली हरण का सेवन करना शहद के साथ, ये पित्त को सोख लेगा, कम करेगा। हरित की चूर्ण भी अच्छा काम करेगा। पित्त और कफ दोनों का प्रयोग है, प्रकोप है, गले में आ रहा है, बार बार खांसी जैसा आ रहा है, कफ निकल रहा है, पीला पीला, सफेद सफेद, तब ऐसे में हरित की चूर्ण अच्छा काम करेगा। केवल कफ बढ़ा हुआ है तब उसमें तो वो काम करेगा, क्या बोलते हैं, त्रिफला चूर्ण अच्छा काम करेगा। कफ का मैटर अलग है, केवल आज पित्त के बारे में बताया, ये सब चीजें हैं। अंकुरित अनाज लीजिए, सलाद खूब खाइए, भोजन के पहले भोजन चबा चबा के खाइए, भोजन में बेलनाकार सब्जियां होनी चाहिए, गेहूं की रोटी, गेहूं हाइब्रिड जो है वो एसिड बढ़ा रहा है, तो गेहूं में मिक्स कर देंगे, ज्वार बाजरा, कई चीज मिला के खाएंगे। और दोपहर के बाद, दोपहर के बाद इस समय चने का सत्तू पी सकते हैं, सत्तू ठंडा माना जाएगा, उसमें कुछ चीजें मिला देंगे, पुदीने का रस वगैरह, सत्तू अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी देगा, प्रोटीन भी अच्छा है, जो इस समय बल कम होता है उसको बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा पी लेंगे तो पेट भारी हो जाएगा। पहले कम कम शुरू करना, शरीर को सत्तू के हैबिचुअल बनाना। शाम हो रही तो शाम को हल्का भोजन खा के सो जाएं। पित्त बहुत बड़ा है तो घी का प्रयोग बहुत अच्छा है, घी दूध में डाल के पी सकते हैं, दूध नहीं लेते तो गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। पीरियड बहुत डिले हो रहा है तो दूध में घी डाल करके पीना या पानी में घी डाल करके पीना अच्छा रहेगा, गुस्से को शांत करेगा, पित्त को शांत करेगा। इसके अलावा उद्वर्तन करें, शरीर का मसाज करें, अभ्यंगम में कोई भी तेल, ऐसे नारियल तेल ठंडा माना जाएगा, उसको लगा के खूब रगड़े शरीर को सुबह नहाने के पहले, इससे मन भी शांत रहेगा, पित्त भी शांत रहेगा। चंद्रमा का त्राटक करें,
रात में चंद्रमा दिखते हैं, कुर्सी लगा के बैठ के उनको देखें खूब प्यार से, है ना, शांति से, कोई मीठा मीठा गाना सुने। बहुत अच्छे अच्छे गाने याद आते हैं, तो वो उसको लगा के सुने और खूब मस्त रहें, तो पित्त बैलेंस रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। स्किन डिजीज की बात छोड़िए, कितना नुकसान करता है, बताया ना, तो ऐसे ही इस नुकसान से बच जाएंगे। टाइम आज फिर ओवर हो गया, प्राणायाम और ध्यान रह गया, कल करेंगे, है ना, अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हाँ, अब इससे संबंधित कुछ पूछना रहेगा, बाद में आप लोग कॉल कर लेना या पूछ लेना। इसके अलावा पित्त पर स्पेसिफिक क्लास पूरा करीब 1-2 साल पहले मैंने दिया था, वात पे, पित्त पे और कफ पे, केवल पित्त पे, उसके बारे में खूब जाना जा सकता है अच्छे से, कि मेरी प्रकृति क्या है, कैसे पहचाने, और सारे तरीके उसमें बताए थे। वो वाला वीडियो हम भेज देंगे, मांग लेना आप लोग, जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तब प्रणाम सभी को।